नमस्कार। आप सभी का भारतीय दार्शनिक मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सुकरात की बात करने के बाद आज हम बात करेंगे प्लेटो की। प्लेटो का स्थान पाश्चात्य चिंतन परंपरा में अद्वितीय है। प्लेटो के बारे में प्रोफेसर व्हाइटहेड का कहना है कि प्लेटो के बाद दार्शनिक विचारों की उत्पत्ति नहीं हुई। उनके बाद जितने भी दर्शन हमें देखने को मिलते हैं वो सब मात्र प्लेटो के दर्शन पर टिप्पणी। वो यही नहीं रुकते हैं, इसके आगे भी कहते हैं कि प्लेटो के पूर्व जितना कुछ भी दर्शन के रूप में उपलब्ध है वो प्लेटो के दर्शन की भूमिका है, और प्लेटो के बाद जितना कुछ दर्शन के रूप में उपलब्ध है वो प्लेटो के दर्शन का उपसंहार है। एक और विचारक हैं वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ भी प्लेटो को पूरे ग्रीक या यूनान जगत का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में देखते हैं। तो मैकाले का नाम भी आप सभी ने सुना होगा। मैकाले भी कहते हैं कि प्लेटो से बड़ा बुद्धिमान पुरुष अभी तक नहीं पैदा। जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं और जिसको हम प्लेटो के नाम से संबोधित कर रहे हैं, दरअसल उस व्यक्ति का असली नाम प्लेटो नहीं था। उसका नाम था एरिस्टोक्लीज। दरअसल ग्रीक भाषा में जिस भी व्यक्ति के कंधे चौड़े होते हैं उसे प्लेटो कहते हैं। क्योंकि एरिस्टोक्लीज एक सुंदर और लंबे चौड़े कद के व्यक्ति थे। उनके कंधे बहुत चौड़े थे, तो सुकरात उन्हें प्लेटो कहा करते थे। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि निक नेम जो होते हैं वो इतने ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं कि मूल नाम के स्थान पर व्यक्ति उन्हीं नामों से जाना जाने लगता है। यही कुछ प्लेटो के साथ हुई हो। प्लेटो के बारे में अगर हम बात करें तो प्लेटो एक धनाढ्य घर के व्यक्ति हैं, एक समृद्ध घर के व्यक्ति हैं। प्लेटो के पिता अरस्टिस्टोन उस समय जो जिस राज्य से प्लेटो बिलोंग करते हैं, एथेंस, वहां के राजा क्राइस के वंशज हैं। उनकी माता भी सोलेन वंश से आते हैं। उनके चाचा क्यूटियस एथेंस के बहुत ही बुद्धिमान और आदरणीय पुरुष हैं। ये सब बातें हम इसलिए कर रहे हैं जिससे हम प्लेटो के पारिवारिक सामाजिक स्तर को समझ सकें। तो प्लेटो उस समय के सबसे समृद्ध, बुद्धिमान, पढ़े लिखे परिवार से आते थे। प्लेटो का दर्शन से जो संपर्क हुआ, दर्शन का जो सबसे पहले उन्होंने शिक्षा ली, वो क्रेटोलस नामक एक व्यक्ति हैं, उनसे दर्शन की शिक्षा उन्होंने पाई। क्रेटोलस हेराक्लाइटिस, इनके बारे में हम चर्चा पहले कर चुके हैं, हेराक्लाइटिस के अनुयायी थे। तो प्लेटो का जो परिचय हुआ, प्लेटो जिस दर्शन को सबसे पहले पढ़ते हैं वो हेराक्लाइटिस का दर्शन। प्लेटो लगभग 20 वर्ष की अवस्था में अपने एक और चाचा चर्मडीच के माध्यम से सुकरात से मिलते हैं, और सुकरात के संपर्क में आने के बाद वो बहुत ज्यादा सुकरात से प्रभावित होते हैं, और ताउम्र जब तक सुकरात जिंदा रहते हैं
तब तक प्लेटो सुकरात के साथ एक मित्र के रूप में भी रहते हैं और वो उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए सामान्यतः प्लेटो को के गुरु के रूप में सुकरात को स्वीकार किया जाता है। प्लेटो अपने गुरु के बारे में, सुकरात के बारे में लिखते हुए एक जगह हमें देखने को मिलता है कि वो कहते हैं कि मैं ग्रीक हुआ, गंवार नहीं, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ, गुलाम नहीं, मैं पुरुष पैदा हुआ, स्त्री नहीं, किंतु इन सब में जो सबसे बड़ी मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ। तो इस तरह से सुकरात के महत्व को दर्शाते हैं। जाहिर सी बात है कि इसमें उनके ग्रीक होने का दम्भ, उस समय की सामाजिक व्यवस्था, गुलामों का स्वरूप उस समय, और प्लेटो के खुद के विचार में भी पुरुष का स्त्री से श्रेष्ठ होना, ये तो दिखता ही है। लेकिन इस प्रसंग, इस कोट की चर्चा अभी मैंने सिर्फ इसलिए की कि वो सुकरात को कितना महत्व दे रहे हैं। सुकरात के प्रति प्लेटो की श्रद्धा हम इस बात से समझ सकते हैं कि जितनी भी संवाद उन्होंने लिखे, जो किताबें लिखी, उसके केंद्र में जो प्रमुख पात्र है वो सुकरात है। उनके अधिकतर संवादों में जो मुख्य वक्ता है वो सुकरात। लेकिन सुकरात का साथ प्लेटो को बहुत लंबे समय तक नहीं मिल पाया। वो लगभग 8 वर्ष तक ही सुकरात के साथ रह पाए और इसी बीच में सुकरात को सजाए मौत दी गई, उन्हें विस्पान करना पड़ा। और सुकरात की मृत्यु प्लेटो के जीवन पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालती है। वो बहुत, इससे उन्हें बहुत कष्ट होता है। एक शिष्य को अपने गुरु से बिछड़ना पड़ता है और वो इतने दुखी थे इस बात से कि जब उन्हें अंतिम दिनों में सुकरात को विस्पान करना था तो वहां पर प्लेटो उपस्थित नहीं थे, जबकि वो अक्सर सुकरात के साथ ही रहते थे। अगर हम प्लेटो को देखें तो प्लेटो की राइटिंग में एक टाइम तब दिखता है जब वो सुकरात के साथ हैं और एक टाइम तब का है जब वो सुकरात के साथ नहीं। हम प्लेटो की राइटिंग को 3 फेज में देखेंगे, उसकी चर्चा अभी हम थोड़ी देर बाद करते हैं। अभी प्लेटो के जीवन को के बारे में कुछ और कहानियां जान लेते हैं। दरअसल हुआ ये, सुकरात के मृत्यु के बाद प्लेटो बहुत ज्यादा व्यथित हो गए थे और वो एथेंस में सुकरात के साथ हुए अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसका एक परिणाम यह हुआ कि प्लेटो के मन में लोकतंत्र या प्रजातंत्र के प्रति घृणा और तिरस्कार की भावना भर उठी। इस संबंध में बिल डूरेंट लिखते हैं कि यहीं से, मतलब सुकरात की मृत्यु से प्लेटो ने यह सोचना शुरू कर दिया कि किस प्रकार बुद्धिमान, सुयोग्य व्यक्तियों की को खोज कर निकाला जाए और उन्हें शासन करने के लिए राजी किया जाए। क्योंकि यदि शासन करने के लिए अयोग्य व्यक्ति होंगे तो अन्याय ही होगा। सुकरात की मृत्यु के दर्द को भुलाने के लिए प्लेटो एथेंस छोड़कर वहां से चले गए। जब सुकरात को मृत्युदंड दिया गया उस दौरान एथेंस में सुकरात के विरुद्ध एक वातावरण बना जो प्लेटो को बिल्कुल भी भा नहीं रहा था।
इसलिए लगभग 399 ईसा पूर्व प्लेटो विश्व भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। और इस यात्रा ने प्लेटो के जीवन पर, प्लेटो के ज्ञान पर बहुत ही व्यापक प्रभाव डाला, जिसको हम स्पष्ट रूप से उनकी रचनाओं में देख सकते हैं, उनके चिंतन परंपराओं में देख सकते हैं, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वीडियो में हम केवल प्लेटो के जीवन के बारे में जानेंगे। उनके दार्शनिक विचारों की चर्चा हम अलग से करेंगे, वो गूढ़ विचार हैं। अभी हम उनके दार्शनिक विचारों की चर्चा करने से पहले उनकी सामाजिक, उनकी व्यक्तिगत जीवन की परिस्थितियों को जान लेना चाहिए। जब वो विश्व भ्रमण के लिए निकलते हैं तो कहाँ कहाँ गए, किससे मिले, इसके बारे में कोई बहुत निश्चित उल्लेख तो नहीं है। कई जगह पर थोड़ा थोड़ा हमको वर्णन मिलता है कि वो यहाँ गए वहां गए, तो उसी के आधार पर जो लिखा गया है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले वो मेगरा गए, जहां पर वो इक्वलिडिस से मिले, वहां पर वो परमानाडीज से मिले। परमानाडीज से वो बड़े प्रभावित थे। इसके बाद वो अफ्रीका गए, जहां पर वो थियोडेरस से मिले। थियोडेरस उस समय के गणित के बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने उनसे गणित सीखा, गणित के बारे में बहुत कुछ सीखा। फिर वो इटली गए, मिस्र गए, संभवतः वो भारत भी आए थे। इटली में वो पाइथागोरस के जो अनुयायी थे उनके विचारों से प्रभावित हुए। मिस्र में वो पुजारी वर्गों के संपर्क में आए, जिससे जिसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। लेकिन उनका एक जगह की यात्रा उनको थोड़ी महंगी पड़ी। वो जगह थी सिसिली। सिसिली में उनकी मित्रता डियोन से हुई और डियोन ने प्लेटो को अपने राजा डियोनीसस से मिलाया। डियोनीसस को प्लेटो कुछ शिक्षा दे रहे थे, लेकिन राजा को उनकी बात समझ में नहीं आई और उन्होंने उन्हें प्लेटो को गुलाम बनाने का आदेश दे दिया और उन्हें गुलाम बनाकर बाजार में बेचने के लिए भेज दिया। लेकिन इसे सौभाग्य की बात कहें या ऐसा इत्तेफाक बना कि प्लेटो के एक प्रशंसक ने ही उनको खरीद लिया, जिसकी वजह से प्लेटो को फिर से एथेंस वापस आने का मौका मिला और फिर वो ताउम्र एथेंस ही रहे। और इसके बाद वो कहीं, यह भी मान्यता है कि वो जब भारत आए तो जो गंगा का तटवर्तीय क्षेत्र है वहां पर वो गए और वहां पर उनका हिंदू जो साधना पद्धति है, मुख्य रूप से जो योग साधनाएं हैं, उसका उससे उनका परिचय हुआ। उसका प्रभाव भी उनके जीवन पर, उनके दर्शन में थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलता है। कुल मिलाकर इस विश्व भ्रमण के बाद जब वो वापस एथेंस आते हैं तो तकरीबन 387 ईस्वी के आसपास प्लेटो की उम्र इस समय लगभग 40 साल रही। इस दौरान उन्होंने एथेंस में एक स्कूल की स्थापना की, एक विद्यालय की स्थापना की, जिसे एकेडमी कहते हैं। और इस एकेडमी में उन्होंने स्थिर होकर शिक्षा देने की बात। कुछ विचारकों का यह मानना है कि जो सुकरात की पद्धति थी घूम घूम कर लोगों को शिक्षा देने की, मुख्य रूप से सुकरात के अलावा सोफिस्ट भी ये काम किया करते थे। तो प्लेटो ने उसके स्थान पर
एक स्कूल खोला जहां पर जिनको शिक्षा चाहिए वो आकर वहां पढ़े, ऐसी व्यवस्था की। वो अपने गुरु के से अलग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको लेकर लोगों में मतभेद है। एक विद्वान हैं ग्रीक के स्टेस, स्टेस का ऐसा कहना है कि चूंकि प्लेटो एक अभिजात वर्ग से आते थे, धनाढ्य घर से आते थे, उनकी परवरिश इस तरीके से हुई थी कि वो ज्यादा घूम घूम कर शिक्षा नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अकादमी की स्थापना की। लेकिन मेरी समझ कुछ और है इस विषय पर। मेरा ये मानना है कि प्लेटो इस समय तक ज्ञान के महत्व को समझ चुके थे, और वो इस बात के हिमायती नहीं थे कि ज्ञान हर किसी को देना चाहिए। ज्ञान केवल उसी को देना चाहिए जिसमें उसकी योग्यता हो, जिसमें उसकी इच्छा हो। इसीलिए अकादमी के गेट पर ही ऐसा लिखा हुआ था कि जो व्यक्ति इसमें प्रवेश चाहता है उसे गणित का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। तो अकादमी में प्रवेश के लिए ही उसे एक तरीके से परीक्षा पास करनी पड़ती थी। तो ये मुख्य कारण मुझे लगता है कि जिस वजह से प्लेटो अकादमी की स्थापना कर रहे हैं कि ज्ञान सबको यूं ही ना दिया जाए, जो उसके महत्व को समझ रहा हो, जो उसके योग्य हो, उसी को दिया जाए। एक बहुत बड़े विद्वान जो भविष्य में निकलने वाले हैं वो भी यहीं आकर पढ़ते हैं, उनका नाम है अरस्तु। तो अरस्तु एकेडमी में आकर ही शिक्षा पाते हैं, और फिर उन्होंने पूरे न केवल दर्शन जगत में बल्कि मानवीय इतिहास में जो अध्ययन हुए हैं, तो बहुत सारे विषयों पर उन्होंने अपनी राय रखी, विषयों की शुरुआत की, चाहे वो लॉजिक हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो बॉटनी हो। बहुत सारे विषयों के फादर के रूप में अरस्तु को स्वीकार किया जाता है। तो प्लेटो का जो ये काम था, एकेडमी की स्थापना, हम इसको इस रूप में देख सकते हैं कि ये यूरोप का पहला विश्वविद्यालय बना। यूरोप में ये पहले विश्वविद्यालय के रूप में आता है। इसकी स्थापना लगभग प्लेटो ने 40 वर्ष की आयु में की, और उसके बाद जब तक उनका जीवन रहा तब तक वो यहीं पर रहे, और इसके बाद वो एथेंस के बाहर नहीं गए। कई जगह ऐसा उल्लेख मिलता है कि वो केवल 2 बार एथेंस से बाहर गए, और दोनों बार वो सिसिली गए। सिसिली के जो राजा थे डियोन, उनका निमंत्रण आया था, इसलिए वो गए। लेकिन फिर जब दोबारा उनका निमंत्रण आया तो उनका एक कट अनुभव रहा उसके प्रति। तो प्लेटो का जो एक आइडिया था राजा दार्शनिक राजा का विचार क्या है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे जब हम उनके दर्शन की बात कर रहे होंगे। तो उनकी एक कल्पना थी एक ऐसे राजा की जो दार्शनिक हो, जो मोह माया के स्थान पर, संवेदनाओं के स्थान पर, संवेगों के आधार स्थान पर बुद्धि का प्रयोग करता हो। ऐसे व्यक्ति को ही शासन की बागडोर देनी चाहिए, ऐसी उनकी कल्पना थी। तो उसको साकार करने की संभावना को देखते हुए उन्होंने ये आमंत्रण स्वीकार कर लिया था। किंतु बाद में वो उनका अनुभव भी ठीक नहीं था। जब वो एक बार गए तो उसके बाद उन्होंने दोबारा जाना उचित नहीं समझा, और विपरीत परिस्थिति को देखते हुए वो दोबारा वहां पर नहीं। फिर इसके बाद कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि प्लेटो कहीं और यात्रा पर गए हों। वो अपने मृत्यु तक अपने शिष्यों के साथ शांतिपूर्वक एथेंस में ही जीवन यापन करते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आती है जिसे हमें देखना चाहिए
प्लेटो के बारे में जब हम बात कर रहे हैं कि उनकी कृति की रचनाएं क्या है, तो प्लेटो केवल दार्शनिक नहीं, वो एक बहुत ही अच्छे कवि। प्लेटो एक कवि और एक दार्शनिक के मिश्रण हैं, और इस मिश्रण को हमें उनकी रचनाओं में भी देखने को मिलता है। तो सामान्यतः प्लेटो की ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, जिसमें 35 डायलॉग्स हैं, 13 उनके लेटर्स हैं, पत्र हैं, कुछ परिभाषाओं के भी संकलन हमको देखने को मिलते हैं। तो इन सब ग्रंथों को तीन प्रमुख कैटेगरियों में, तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये वर्ग का विभाजन जो है कालक्रम के आधार पर भी है, और उनकी रचनाओं में विविधता और अंतर के आधार पर। अगर हम प्रथम वर्ग की बात करें, तो इस वर्ग में वो रचनाएं आती हैं जब अरस्तु सुकरात जिंदा है, प्लेटो सुकरात के साथ में है। अर्थात वो जब मोगरा गए, मतलब सुकरात के मृत्यु के बाद, तो उससे पहले की रचनाएं हैं। इसमें एपॉलजी, हिपियस माइनर, लाइसिस, क्रीटो, प्रोटोगोरस, इस तरीके की रचनाएं और बहुत सारी रचनाएं हैं इस वर्ग में आती हैं। इस वर्ग में हमें प्लेटो की काव्यात्मक क्षमता ज्यादा दिखाई देती है, उनकी कल्पना क्षमता ज्यादा दिखाई देती है। दार्शनिक विचार कम है, ऐसा नहीं कि है नहीं, लेकिन तुलनात्मक रूप से कम है। दूसरा वर्ग तब का है जब प्लेटो अपने प्रवास काल पे हैं, मतलब विश्व भ्रमण पर निकले हुए हैं। इस समय उनका मन व्यथित है अपने गुरु की मौत की सजा से, वो वियोग में है। इस दौरान जो रचनाएं उन्होंने लिखी, उसमें दार्शनिक पहलू बहुत ज्यादा है, उसमें बौद्धिकता बहुत ज्यादा है, उसमें दार्शनिक विचारों में गंभीरता, एक सुनिश्चित और गहराई दिखती है। यहाँ पर हमें उनके जो काव्यात्मक क्षमता है, काव्यात्मक तरीका है, वो थोड़ा कमतर दिखता है अगर हम तुलना करें पहले की। पहले की मतलब जब वो मेगरा में नहीं निकले थे, इससे पहले जब वो विश्व भ्रमण पे नहीं निकले थे, जब तक वो सुकरात के साथ। इस समय की जो प्रमुख रचनाएं हैं, जो प्रमुख संवाद हैं, उनका डायलॉग्स हैं, उसमें जार्जियस है, सोफिस्ट है, स्टेटमैन है, परमाडायनी। यहाँ पर उनका जो केंद्रीय विचार है, जो उनका वर्ड ऑफ आइडिया है, प्रत्यय का विचार है, वो शुरू होता है, यहां पर वो विचार आ चुका है, और वो प्रत्यय जगत आदि की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे वर्ग। तीसरा वर्ग, जब प्लेटो परिपक्व हैं, अब उनके पास ज्ञान का भंडार तो है ही, साथ ही में विश्व भ्रमण से एक परिपक्वता आई है, और इन रचनाओं में न केवल उनके दार्शनिक विचारों की गहराई, गंभीरता नजर आती है, बल्कि इसमें उनके काव्यात्मक क्षमता, जो साहित्यिक भाषा है, उसका भी सम्मिश्रण बहुत ही उच्च रूप। तो जो प्लेटो की रचना उत्तरार्ध में है, जो इस वर्ग में आ रही है, सर्वश्रेष्ठ रचनाएं उनकी इसी काल में है, इसी समय हमें देखने को मिलती है। जिसमें बड़ी प्रसिद्ध रचना, जिसका नाम लगभग हर किसी ने सुना है, रिपब्लिक आती है, सिंपोजियम आती है, फीडो आती है, फीडस आती है, और उनकी अंतिम रचना लॉज आती है। सबसे अधिक प्रसिद्धि और सबसे महत्वपूर्ण उनके दार्शनिक, राजनीतिक विचार जिन दो ग्रंथों में हमें देखने के लिए मिलते हैं,
वो है रिपब्लिक और लॉज। प्लेटो के बारे में, उनकी रिपब्लिक के बारे में, पुस्तक उनकी रिपब्लिक के बारे में बिल डूरेंट लिखते हैं कि रिपब्लिक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़कर ऐसा लगता है कि मानो प्लेटो स्वयं अपनी पुस्तक के रूप में बदल गए हैं। रिपब्लिक में प्लेटो ने आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, नीति मीमांसा, जो नीति नैतिक आचरण के संबंध में, मनोविज्ञान, शिक्षा विभाग विज्ञान, राजनीति, कला आदि से संबंधित ऐसे सिद्धांतों को पढ़े जिसका प्रभाव, जिसका खंडन या मंडन, समर्थन ये पूरे पाश्चात्य चिंतन परंपरा में आज तक भी देखने को मिलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में निकल कर आता है। अब अगर हम बात करें कि पूरे प्लेटो के चिंतन पर और प्लेटो के व्यक्तित्व पर प्रभाव किन किन लोगों का रहा, तो ये देखना इसलिए भी अनिवार्य है कि सामान्यतः कोई व्यक्ति अपनी परिस्थितियों, अपने समय के विचारकों के कारण ही वो उस रूप में सोचता है, उस रूप में वहां उपस्थित होता है। तो सबसे पहला प्रभाव सोफिस्टों का पड़ा उन पर, क्योंकि वो तत्कालीन समय में सोफिस्ट बहुत प्रभावशाली थे, लोगों में लोकप्रियता उनकी बहुत ज्यादा थी। सोफिस्ट के से अलग विचार रखने वाले सुकरात आते हैं और उन्होंने सोफिस्टों से, सोफिस्ट के तरीके को जरूर अपनाया, लेकिन सोफिस्ट से अलग बातें। प्लेटो सोफिस्ट से प्रभावित हो रहे हैं। प्लेटो सोफिस्ट के इस बात से प्रभावित हैं कि जो इंद्रिय गोचर, जो हमारा एक्सपीरियंस वर्ड है, उसमें सार्वभौम ज्ञान नहीं प्राप्त होता। लेकिन निष्कर्ष ये सोफिस्टों के तरीके से नहीं निकाल। सोफिस्टों ने कहा कि एक्सपीरियंस के थ्रू, परसेप्शन के थ्रू यूनिवर्सल नॉलेज नहीं मिल सकता, इसलिए यूनिवर्सल नॉलेज मिल ही नहीं सकता। लेकिन प्लेटो इससे आगे निकलते हैं और वर्ड ऑफ आइडिया की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं। वो इस बात से सहमत हैं कि एक्सपीरियंस के थ्रू यूनिवर्सल नॉलेज नहीं मिल सकता, बट थ्रू द रीजन, विवेक के द्वारा हम यूनिवर्सल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्यय उसका माध्यम होगा। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करें। इसके बाद में, चूंकि हमने जैसे पहले भी कहा था कि हेराक्लाइटिस से ही, के दर्शन से ही उनके दर्शन से परिचय हुआ, तो ऑफकोर्स हेराक्लाइटिस से वो बहुत प्रभावित थे और वो परमानाइडीज का भी अध्ययन करते थे। तो परमानाइडीज जहां परिवर्तनहीनता, स्थिरता की बात करते हैं, तो हेराक्लाइटिस परिवर्तन की बात, वो दोनों के दर्शन से प्रभावित हैं। और इनके दर्शन में जो वस्तु जगत है, वर्ड ऑफ थिंग्स है, उस उसके विचार में हेराक्लाइटिस का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। और जो वर्ड ऑफ आइडिया है, प्रत्यय जगत है, उस पर हमें जिसका प्रभाव देखने को मिलता है वो परमाणाइडिस है। इसके अलावा जो परमाणुवादी दार्शनिक हैं, उन पर भी, उनसे भी बड़े प्लेटो प्रभावित दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने माना कि जो रियलिटी है, जो सत्य है, वो एक ना होकर अनेक है। तो प्लेटो के दर्शन में भी प्रत्यय जो है, जो सत्य है, वो एक नहीं है, अनेक है। एनक्सगोरस का भी प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से प्लेटो के दर्शन में देखने को मिलता है, क्योंकि एनक्सगोरस ये मानते हैं कि पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए एक कोई ऐसी शक्ति, एक ऐसी तत्व चाहिए जो कॉन्शियस हो, नाउस। तो नाउस का प्रभाव भी हमें प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत में देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ वो पाइथागोरस से भी बहुत प्रभावित हैं। चाहे वो गणित की बात हो, गणित में तो प्रभावित हैं ही, वो इतने प्रभावित हैं कि उन्होंने प्रत्ययों को संख्या के रूप में व्याख्या उनकी की है। इसके अलावा वो पाइथागोरस के आत्मा की अमरता का सिद्धांत,
पुनर्जन्म के विश्वास आदि जो उनके विश्वास थे, उन विश्वासों से प्रभावित हैं। और ये सारी चीजें हमें प्लेटो के दर्शन में, उनके तत्व मीमांसीय दर्शन में, उनकी ज्ञान मीमांसीय दर्शन में, उनकी नैतिक नीति मीमांसीय मान्यताओं में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। तो संक्षेप में अगर हम कहें तो प्लेटो पर सबसे अधिक प्रभाव उनके गुरु, जिसे वो गुरु मान रहे हैं, सुकरात का पड़ता है, जिसके प्रति उनकी हमेशा से श्रद्धा रही। सुकरात के व्यक्तित्व ने, सुकरात के ज्ञान ने, सुकरात के शैली ने पूरे प्लेटो को गढ़ने का काम किया। प्लेटो शायद उन्हीं की वजह से प्लेटो है। लेकिन अन्य जो विचारक महान भाव उस समय उपस्थित थे, सबसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा और सबको मिलाकर उन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे विचार और सिद्धांत की रचना की जिसने प्लेटो को एक पूर्ण प्लेटो बनाया। इसीलिए प्लेटो के बारे में यह कहा जाता है कि प्लेटो पूर्ण ग्रीक है, कंप्लीट ग्रीक। कंप्लीट ग्रीक की उपाधि प्लेटो को दी गई। तो अभी आज के लिए इतना ही। आज हमने प्लेटो के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में बात की। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे प्लेटो के दार्शनिक विचारों की, और सबसे पहले बात करेंगे उनके ज्ञान मीमांसा सिद्धांत की, ज्ञान प्राप्ति के सिद्धांत की, जो प्रत्यय पर आधारित है। तत्व मीमांसा भी प्रत्यय पर आधारित है। उन सब की चर्चा हम आगे की श्रृंखलाओं में करेंगे। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।